हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोगों की CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाना, रिवीजन करना भी अपना शुरू कर दिया होगा। आई जस्ट होप सो। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा 10 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक्स। तो देखिए बच्चों, वैसे तो पूरी सारे ही मैंने आप लोगों को जो है एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में भी आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि 3 इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री और तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आप लोगों ने कोई 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, 3rd को बिल्कुल छोड़ दिया, चाहे वो कुछ भी है फॉर दैट मैटर। ओके, इट डजंट मैटर इफ इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट डजंट मैटर। इनऑर्गेनिक को वैसे कोई नहीं छोड़ता है, मोस्टली जो डाइसी सिचुएशन रहती है वो रहती है फिजिकल केमिस्ट्री के साथ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, राइट। तो लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी एक को पूरी तरीके से छोड़ देना आप लोगों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, तो ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जाके जरूर से जरूर देखें, ठीक है। और एक हमने वीडियो बनाया 5 मिथ्स के नाम से भी, जो भी आपके दिमाग में CSIR को लेके, CSIR के एग्जाम को लेके जो भी कंफ्यूजन्स, जो भी आपकी डाउट्स हैं, उन सब को दूर करते हुए हमने एक वीडियो आप लोगों को वहां पे भी दिया है, तो जरूर से जरूर जाकर उनको देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको बता ही दिया, 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखिए बच्चों, वैसे तो मैंने आप लोगों को हमेशा ही यही बोला है कि कोशिश करिए आप सारा सिलेबस, मोस्टली सिलेबस, इफ नॉट सारा, ओके, इफ नॉट कंप्लीट सिलेबस, देन एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप कवर कर पाए, ऐसा होना चाहिए मतलब। लेकिन अगर फिर भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारा सिलेबस करें, और वो बड़ी बेवकूफ़ी भी है एकदम पूरा सिलेबस करना, है ना। तो पूरा सिलेबस करने की बजाय आप लोगों को जितना सिलेबस पढ़ना है उतना बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन से टॉपिक्स, कौन से वाले पोर्शन से आपको कंप्लीट करने हैं, और उनको फिर बहुत अच्छे से करो, मतलब उनकी रिवीजन लगाना अच्छे से। मतलब वैसे बच्चे बहुत ज्यादा बार पूछते हैं कि मैम 2 बार 3 बार रिवाइज कर ले फिर भी चीजें याद नहीं रह रही। अरे 2-3 बार में कुछ नहीं होने वाला है, रिवीजन लिखते चले जाओ, और रिवीजन का नंबर बढ़ते, पहली बार रिवीजन किया 1 लिख दिया आपके नोट्स पे, दूसरी बार रिवीजन किया 2 लिख दिया, तीसरी बार रिवीजन किया 3 लिख दिया, ऐसे कर करके 7-8 बार रिवीजन होनी चाहिए आप लोगों के टॉपिक्स की। मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारा सिलेबस करने की बजाय सिलेबस लिमिटेड करो। उस लिमिटेड सिलेबस में से आपको जो रिवीजन है उसकी, उस मतलब लिमिटेड इन द सेंस ऐसे नहीं कि एकदम जो है 40% ही सिलेबस के ऊपर उसको एकदम रगड़ा मार दिया, ये नहीं। सिलेबस होना चाहिए 80 to 90%। आप कोशिश करो सिलेबस करो, कोई भी टॉपिक है, मतलब कोई भी पोर्शन है तीनों पोर्शंस में से आपका, लेकिन उसकी रिवीजन फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से लगानी है। आप कुछ 10-20% सिलेबस छोड़ भी दोगे तो इट्स फाइन। तो उसी चीज़ को जो है रजिस्टर करते हुए हम आज लेके आए हैं 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री में बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, देखो रिवाइज करने वाले आप लोगों के, लेकिन अगर आप अच्छे से कर जाएं RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना, लेकिन फिर वो सबकी करनी पड़ेगी आपको। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना अगर आप कर जाएं, और साथ ही आपकी डेकलीन स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आप कर जाएं, डेकलीन स्टीरियो केमिस्ट्री, तो डेकलीन स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते होते हैं, रिएजेंट्स के साथ मिला के वो क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ से। RS कॉन्फ़िगरेशन फिर सबकी करनी पड़ेगी आपको, स्पायरो कंपाउंड्स हो गया, बायफिनाइल्स हो गया, ठीक है, जो मर्जी तरीके के आपको अलीन्स हो गए, सबकी RS कॉन्फ़िगरेशन फिर आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और आपकी डेकलीन केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ये सारी स्टीरियो केमिस्ट्री में से अगर आपको पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं भी पढ़नी है, पर ये टॉपिक्स जरूर से जरूर करके जाओ,
ठीक है। जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नॉरबोरेन्स में से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये आपके नॉरबोरेन्स होते हैं, है ना, है ना। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जैसे बी आर लगा देता है, फिर बोल देता है कि इस सेंटर की स्टीरियो बताओ, आर या एस बताओ इसका, ठीक है। इसके अलावा अलीन्स में से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ये ऐसे मान लो ये, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे कंपाउंड्स की आर एस कन्फिगरेशन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो आर एस कन्फिगरेशन को हल्के में मत लेना। आर एस कन्फिगरेशन वो छोटे बच्चों वाली नहीं, जो बचपन में आपको जो है फिशर जो कन्फिगरेशन है वो दे के और फिर बोल देता था कि हाँ बताओ, और तुमको वो आती होती थी बड़े आसानी से, लेकिन थोड़े से अच्छे लेवल के आर एस कन्फिगरेशन पूछ रहे हैं। डेकलीन स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पूछ रहे हैं। डेकलीन के बारे में पूछ लेते हैं, सिस कैसी दिखती है, ट्रांस कैसी दिखती है, उनके हाइड्रोजन्स जो हैं, जो आपका मीटिंग पॉइंट है दो रिंग्स का, है ना, उनके हाइड्रोजन्स जो है वो ट्रांस डेकलीन में और सिस डेकलीन में जो ये हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सिस है एक दूसरे की कि ट्रांस है, या ये ऐसे पूछ लेते हैं कि ये अगर एक्सियल लगा, मतलब ये एक्सियल लगे हैं कि इक्वेटोरियल लगे हैं कि क्या लगे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी गेट पूछ चुका है बहुत बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो गेट पूछ चुका है बहुत बार, ठीक है। तो आपको पता ही है, और CSIR नेट और गेट एक दूसरे से बड़ा ही अच्छा रिश्ता रखते हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन अगर एज इट इज रिपीट नहीं भी होता है, बट बहुत बार आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बार रिपीट होती हैं चीजें, ठीक है। तो दोनों को जो है वो अच्छे से पढ़ के चलें, उनके प्रीवियस ईयर एक साथ लगा के चलें, ठीक है बच्चों। अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, अच्छा फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सबसे ज्यादा NMR पूछा जा रहा है और IR पूछा जा रहा है। मास अब पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा पूछने लगा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, बट कई बार मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन नहीं भी, फ्रेगमेंटेशंस की जब बात आती है तो बहुत ज्यादा लगा लो कि अगर कोई रिसर्च से उठा के टॉपिक मतलब कंपाउंड दे देगा तो हो सकता है फ्रेगमेंटेशंस में क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हो, जरूरी नहीं है। पाविया जो आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड जो बुक है, अगर आप उसमें से पढ़ के जाते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को, कंपाउंड्स को भी, तो बहुत बार क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट आए होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जरूर से जरूर कोई अच्छी और भी रेफरेंस बुक्स जरूर उठाएं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा NMR से J वैल्यू के थ्रू सॉल्व होने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। J वैल्यू से जो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, या J फैक्टर बुला लो आप इसको, या कपलिंग कांस्टेंट बुला लो, J कांस्टेंट ही बुला लेती हूँ, ठीक है। यहां से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब अनदर लेवल पर आ रहे हैं, इतना ज्यादा आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर बार अब J वैल्यू से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं वो आप लोगों से, ठीक है डन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट बन जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR तो इतना स्कोरिंग है बच्चों कि वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंच गया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड देख के आपको बोलते हैं कि लो शुरू हो जाओ, है ना। तो वो मतलब वहां से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी, तो वो जो है आपका वेटेज NMR की आपके पेपर में बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और आप लोगों के लिए वो फायदेमंद इसलिए हो जाता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली आप लोग पढ़ते ही हो, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों के आगे फर्दर जितने भी इंटरव्यूज होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। फिर अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आ जाता है रिएजेंट। तो रिएजेंट्स में से बहुत बच्चों को ना इस बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इसको पढ़ें कि छोड़ दें, कि ऐसे बोलते हैं बच्चे कि नहीं रिएजेंट का क्वेश्चन डायरेक्ट तो आता ही नहीं है, स्टीरियो के साथ मिक्स होके आता, पेरिसाइक्लिक के साथ मिक्स होके आता, फोटोकेमिस्ट्री के साथ मिक्स होके आता। ट्रू है ये बात,
ऐसा नहीं है, सच है ये बात। लेकिन रिएजेंट इतनी ज्यादा वेटेज रखता है कि इसमें से आपके 4-4 नंबर के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। 4-4 नंबर की बात कर रही हूँ अभी, 4 मार्क्स पार्ट सी में बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। बी की तो बात ही नहीं करनी है। 4 से मान लीजिए 5 अगर क्वेश्चन है ना, तो उनमें से 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका एक कोई स्टीरियो के साथ मिक्स हो गया होगा और एक कोई पेरीसाइक्लिक के साथ मिक्स कर दिया होगा उन्होंने, पेरीसाइक्लिक के साथ मिक्स कर दिया होगा। बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट होते हैं, कम से कम बोल रही हूँ, और ये लीस्ट एट लीस्ट की बात कर रहे हैं ये आपके साथ बच्चों, मैक्सिमम की तो बात कर ही नहीं रही, वो तो मतलब 4 से 5 क्वेश्चन भी चले जाते हैं एकदम डायरेक्ट आपके रिएजेंट से आए हुए, ठीक है। तो ऐसे में आपको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक के साथ मिक्स होने के बाद क्वेश्चन नहीं भी समझ आता है, तो भी आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा ऑप्शन है, ये बाकी के क्वेश्चंस में 12 नंबर सीधे सीधे आएंगे ही आएंगे। ये तो और लीस्ट बताया मैंने, ठीक है, इतना तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो रिएजेंट्स को इसलिए हल्के में ना लें, और रिएजेंट्स को रिवाइज करना भी बड़ा आसान रहता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा होनी चाहिए। आपको कम से कम 6 से 7 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एकदम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इससे अगला आपका जो टॉपिक है वो रहेगा बच्चों नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस के लिए भी एक अलग से आप लोगों को वीडियो बताया है कि टॉप 10 नेम रिएक्शंस कौन सी हैं जो कि बहुत ज्यादा आपकी CSIR एग्जाम में रिपीट हो रही है बार बार में, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो टॉप 10 वो नेम रिएक्शंस जरूर करके जाएं, बाकी की अगर आपका करने का मन नहीं भी है तो वो जरूर से जरूर करके जाए, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, ठीक है जी। अगला आपका टॉपिक रहेगा 5th टॉपिक आपका, थोड़ा सा मतलब हम आपको ये मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सजेस्ट करना चाहूंगी कि पेरीसाइक्लिक भी पढ़ें बच्चों, पेरीसाइक्लिक जरूर पढ़ें, ठीक है, और सारी रिएक्शंस पढ़ें, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी पढ़ दी, ठीक है, या फिर वो कंडीशंस जरूर से जरूर पढ़ लें जो आपको बताती हैं कि ये रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं होएगी, कि क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें है, स्टार्टिंग मटेरियल की क्या क्या खास बातें होनी चाहिए कोई एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस करने के लिए, है ना। जैसे एक बार उन्होंने सीधा डाइइन में से क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ कौन सी इनमें से डाइइन है जो मतलब बहुत ज्यादा कह लो कि पूछा था कि सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी, ऐसा ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने। ऐसे आपको कंपेयर करना था इनको, ठीक है, ऐसे आपको कंपेयर करना था इनको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सी डाइइन जो है वो बढ़िया बात है, बढ़िया करेगी परफॉर्म, ठीक है। तो पेरीसाइक्लिक इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी है जी फोटोकेमिस्ट्री, फिर है आपकी जी फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में से भी सीधे सीधे क्वेश्चन आते होते हैं बच्चों। आगे जो अभी ये मैं टॉपिक बताने वाली हूँ, 6वां टॉपिक हो गया, 7 8 जो भी टॉपिक अब बताने वाले हैं आपको, वो बहुत ही कम टाइम टेकिंग, मतलब बहुत कम टाइम लेते हैं वो, लेकिन वो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं पेपर में, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फोटोकेमिस्ट्री हो गया, एसिड बेस केमिस्ट्री हो गया, एसिड बेस केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। जैसे कंपाउंड्स देके ऑर्गेनिक 3-4 कंपाउंड देके और आपको पूछा जाता है कि बताओ कौन सा सबसे अच्छा बेस होगा या एसिड होगा, ऐसे करके आपको पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछे कि जी एक तो आपके पास ये कंपाउंड है और एक आपके पास ये कंपाउंड है, एक आपके पास ये कंपाउंड है, बोलो दोनों में से सबसे अच्छा बेस कौन सा है? ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है ये आपका लोकेलाइज्ड होता है, लोकेलाइज्ड होता है, और ये आपका डीलोकेलाइज्ड होता है, डीलोकेलाइज्ड होता है ना। ये वाला लोन पेयर आपका डीलोकेलाइज्ड होता है, ठीक है जी, डन।
अब यहाँ देखिए एसिड बेस केमिस्ट्री हो गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अच्छे से आपके क्वेश्चन मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होने की, ठीक है। फिर इसी में आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा इजी इजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बहुत बार नहीं, हर बार ही कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं, सीधे सीधे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। मेसोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, रेजोनेंस की हेल्प से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8। 9वां टॉपिक देखो बच्चों, अगर आप टॉपिक नंबर 9 क्या रखेंगे हम, आजकल का बड़ा ही कह लो कि क्या बोलते हैं उसको, हॉट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, सिर्फ सीएसआईआर में नहीं। देखो जो एक चीज जरा ध्यान रखना कि सीएसआईआर ना उन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा कह लो कि मतलब वेटेज भी देता है, बहुत ज्यादा उन पे ध्यान भी देता है जिसपे करंट में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है। जैसे या कह लीजिए कि रिसर्च में जो हेल्प कर रहे हैं, जैसे आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है, चाहे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हैं, यूवी, आईआर, आपकी एनएमआर, जो भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो भी आप पढ़ते हैं, ये सारी ही स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो है आपकी, वो आप अभी मतलब लगा लो कि जितने भी कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रही है डिस्कवरी, चाहे ऑर्गेनिक में हो रही है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में हो रही है, जितनी भी डिस्कवरीज हो रही हैं उन सब की कंफर्मेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही हो रही है। तो अगर आपने अपनी तैयारी के दौरान स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा तभी तो आगे जाके रिसर्च अच्छे से कर पाओगे ना। अब आपको पता होगा कि हाँ ये कंपाउंड के अंदर मेरे को क्या क्या देखना है, कहाँ पे अगर एनएमआर में कहाँ प्रोटॉन आ रहा है तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना, डेफिनेटली, है ना। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी, आपको आती होंगी, तभी तो आप मतलब वो कर सकते हैं ना, आप अपने कंपाउंड्स की कंफर्मेशन कर सकते हैं, आप अपने कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं, तभी तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं ना। तो इसलिए और जैसे जो अभी मैं आपका टॉपिक लिखने वाली हूँ वो है जी आपकी कार्बीन्स। कार्बीन्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों। विटिंग रीअरेंजमेंट जैसी रीअरेंजमेंट फर्दर उनकी करवा के और रिएक्शंस को कंप्लीट करवाना एंड एवरीथिंग, ये सब चला हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। कि कार्बिन बनाते हैं पहले, फिर उसके रीअरेंजमेंट के थ्रू रिएक्शंस वगैरह होती रहती हैं। तो इसलिए कार्बिन जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा करंट का टॉपिक है बच्चों। तो मैं क्या बता रही हूँ, हाँ कार्बिन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा करंट का टॉपिक है, इसकी हेल्प से बनने वाले लिगेंड्स एंड एवरीथिंग जो है वो एक तरीके से लगा लो बहुत ही हॉट टॉपिक है। पीपल आर रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक लाइक विद कीन इंटरेस्ट, इतना ज्यादा कीन इंटरेस्ट है कि जिन प्रोफेसर्स का बैकग्राउंड भी नहीं है कार्बिन केमिस्ट्री, वो लोग भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं जिनको कार्बिन केमिस्ट्री की नॉलेज है, ताकि वो भी अपना फील्ड कार्बिन केमिस्ट्री बना सके। ओके, इस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको कार्बिन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। एक बच्चों प्रोटेक्टिंग एंड डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होता है, प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे लिख लो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट्स, ऐसे रिएजेंट्स जो फंक्शनल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट या डी प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। ये वैसे तो रिएजेंट में ही आपका कवर किया जाता है ना, लेकिन इसको पढ़ना अगर आप किसी और के थ्रू भी मतलब किसी और इन द सेंस के अलग से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो खराब लग रहा है ना, ठीक है बच्चों।
तो अगर आप इसको अलग से पढ़ लेंगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, आपको रिएजेंट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट बहुत ज्यादा होगी। प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग रिएजेंट्स को वो आपके रिएजेंट्स के साथ ही मिक्स करके पढ़ाते भी उसी के साथ पढ़ा देते हैं जब पढ़ाते हैं। तो ऐसे जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अलग से पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो लेकिन आपको ये आने चाहिए क्योंकि रिएजेंट्स के क्वेश्चन इनके साथ ही सॉल्व होने वाले हैं बहुत बार, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन तो पक्का ही ऐसा आता है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्के ऐसे आते हैं जिसमें वो आपका प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग रिएजेंट ऐड करते हैं आपके रिएजेंट्स के साथ, मतलब पहले ये ऐड कर दिया फिर कोई और रिएजेंट ऐड करके फिर फर्दर रिएक्शन आपसे करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी अगर आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, जरूर से जरूर पढ़िए, कुछ भी छोड़िए मत, ठीक है। और कोशिश करें कि मैक्सिमम जो आपकी करंट में जो केमिस्ट्री पे जो भी रिसर्च चल रहा है वो टॉपिक आप जरूर से जरूर करके जाएं। जैसे कि मेडिसिनल फील्ड में काफी रिसर्च चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो और जैसे मैंने आपको बताया कार्बीन्स पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, इन पे काफी रिसर्च चलता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फोटो केमिस्ट्री और जो आपकी पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री है इस पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। लाइट की हेल्प से होने वाले रिएक्शंस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है और बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में उनके जो रिसर्च पेपर है वो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो मतलब काफी करंट के टॉपिक्स जो हो गए उनको जरूर से जरूर पढ़ें आप, ठीक है, क्योंकि उनपे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले हैं डेफिनेटली, ओके। और उसी से आपका जितने ज्यादा आपने करंट के टॉपिक या कह लीजिए कि जितने ज्यादा आपने अच्छी वेटेज रखने वाले टॉपिक आपने कवर किए होंगे उतना ज्यादा आपको पेपर में फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अभी आज के लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर तो क्या ही है ये, इस टॉक में इतना ही। कुछ और नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में। कोई भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या हमें कॉल कर लीजिए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।